हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर करने वाले हैं एंटी साइक्लोन्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन चैप्टर का। ठीक है, अब सबको ये बात तो पता होगा ना कि क्लाइमेटोलॉजी हमें सेमेस्टर नंबर 3 में पढ़ना है। हो सकता है आपको किसी और सेमेस्टर में पढ़ना है, तो आप एक बार सिलेबस मैच कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एंटी साइक्लोन। देखो, एंटी साइक्लोन की कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको एंटी साइक्लोन के बारे में लिखना है और आपने सिर्फ साइक्लोन पढ़ा हुआ है, तो आप एंटी साइक्लोन के बारे में ईजिली लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? क्योंकि जो कंडीशंस हमें साइक्लोन में दी गई होती हैं, जो कंडीशन हमें साइक्लोन में चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन हमें कहाँ चाहिए? एंटी साइक्लोन में चाहिए। ठीक है, जैसे कि हाई प्रेशर इन द मिडिल, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर मिडिल में होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है एक इमेज, क्योंकि अब हम इमेज नहीं लगा सकते, मैं टाइप नहीं कर रही हूँ इसलिए। देखो, ये है हमारा एंटी साइक्लोन और ये क्या है? ये है साइक्लोन। इसमें दिख रहा है कि प्रेशर कहाँ बन रहा है? मिडिल में बन रहा है। और यहाँ पे साइक्लोन में मिडिल में प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। ठीक है, इसके अलावा हवाएं इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, बॉटम टॉप टू बॉटम। ओके, बॉटम, ये एक हो गया। एक तो हो गया कि इसमें मिडिल में हाई प्रेशर है एंटी साइक्लोन में, और साइक्लोन में लो प्रेशर है। जो हवाएं हैं वो एंटी साइक्लोन में टॉप टू बॉटम आ रही हैं, और साइक्लोन्स में क्या हो रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, हवाएं जा रही हैं। ओके, ये हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, तो ये सेम वैसे ही है एंटी साइक्लोन में। ठीक है, और साइक्लोन में क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना है। अब एक और चीज़ जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वो क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये कंडीशन जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ एक हेमिस्फीयर का है। मान लो ये नॉर्दर्न का है, मान लो, ऐसा नहीं कि ये नॉर्दर्न का है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देख ही लो शायद इसमें है, हाँ है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें कि जो एंटी साइक्लोन्स है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सही है ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं उनके जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, वो किधर है? वो है क्लॉकवाइज। ओके, ये चीज़ है कि हवाएं इसमें कैसे चल रही हैं? क्लॉकवाइज चल रही हैं, और साइक्लोन में क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब सेम क्या होगा सदर्न हेमिस्फीयर में? जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब कि ये एक दूसरे के भी ऑपोजिट होंगे। ठीक है, और यहाँ का भी ऑपोजिट होगा। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे ही आप जाओगे कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ये जो साइक्लोन हमारे एंटी क्लॉकवाइज थे वो अब क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। याद रखना है कि हम दो हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, एक नॉर्दर्न और ये सदर्न। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि ये एक दूसरे के तो अपोजिट हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जगह चेंज होने में, जब जगह इनका चेंज हो जाता है, जब रीजन चेंज होता है, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। खुद के भी अपोजिट होता है और एक दूसरे के भी अपोजिट होता है। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। बस यही था हमारा फिगर। At some distance, 3 or 4 isobars surround an area in the shape of an ellipse or V. ठीक है, वी शेप में भी होता है और एलिप्स मतलब अंडाकार ओवल शेप में भी ये होता है। क्या इनके जो आइसोबार्स हैं, वो आइसोबार्स हमने पढ़े हुए थे, ये आइसोबार्स थे। ठीक है, तो कुछ कुछ दूरी पे होते हैं ये आइसोबार्स, एक आइसोबार दूसरा तीसरा। ठीक है, तो कुछ दूरी पे चल करके ये होते हैं, बनते हैं। और क्या होता है? 3 से 4 आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, सराउंड किए हुए होते हैं ऐसे। शेप पता चल गया। इलेप्टिकल अरेंजमेंट ऑफ आइसोबार लाइंस बिटवीन विच देयर इज अ हाई प्रेशर, जिनमें क्या होता है? बीच में हाई प्रेशर होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। हाई प्रेशर याद रहेगा कि एंटी साइक्लोन्स में हमेशा क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, और साइक्लोन में लो प्रेशर होता है। विंड्स मूव आउटवर्ड, वो भी हमने देख लिया कि मूव्स, विंड क्या कर रहे हैं? आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड दिस विंड्स ब्लो कूल एंड स्लो, द स्काई रिमेन्स क्लियर। इनमें जो विंड्स हैं वो क्या होते हैं? वो ठंडे होते हैं, शीतल हवाएं होती हैं, स्लो स्लो बहते हैं ये। और जो स्काई है, जो आसमान है, वो हमेशा क्या होता है?
साफ होता है। ओके, द टेम्परेट प्रेजेंस एंटी साइक्लोन कंडीशंस आर फाउंड बिटवीन टू साइक्लोन्स। एक चीज़ और है कि जो टेम्परेट रीजन्स है ना, वहाँ पे आपको दो साइक्लोन के बीच में भी एंटी साइक्लोन का कंडीशन मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे एंटी साइक्लोन फॉर्म हो सकता है। अब कंडीशन है तो फॉर्म हो ही जाएगा। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, क्लॉकवाइज घूमेंगे ये, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के ऑपोजिट हेमिस्फीयर चेंज होने के साथ। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि क्या उनकी विशेषताएं हैं। देयर डायरेक्शन इज नॉट प्री डिटरमाइंड लाइक दैट ऑफ साइक्लोन्स। अब देखो इनके जो डायरेक्शंस हैं कि वो किस दिशा में जाएंगे, एग्जैक्टली वेस्टवर्ड जाएंगे, साउथवर्ड जाएंगे, नॉर्थवर्ड जाएंगे, ये चीज़ इनका डिटरमाइंड नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था, शायद साइक्लोन में ट्रॉपिकल था या टेम्परेट था, पता नहीं, लेकिन ये चीज़ हमने पढ़ा था कि विंड के साथ साथ जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं उनके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो हमें पता था कि जिस तरफ जो हमारी ट्रेड विंड जाती है उधर की ओर वो मूव करते हैं, तो उनका एक डायरेक्शन था। ठीक है, कि वो वेस्टर्डली विंड थे, वो किधर जाते थे, वो पश्चिम की तरफ जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता था कि एक डायरेक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता पता पहले से। यूजुअली अकर आफ्टर टेम्परेट साइक्लोन, जैसे ही टेम्परेट साइक्लोन ख़त्म होता है, मतलब अकर होके, वैसे ही क्या करते हैं, ये अकर होते हैं। दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी इन द ट्रॉपिक्स एंड इन नियर द कोस्ट। ट्रॉपिकल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। ये जब ट्रॉपिकल एरिया में ये अकर करेंगे तो ये किधर जाएंगे, लैंड से सी की तरफ बेसिकली ये मूव करते हैं। कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में, लैंड से सी की तरफ। ये लैंड है तो लैंड से सी की तरफ जाएंगे, ये मान लो सी है, तो कोस्ट तक आते आते क्या होते हैं, ये ख़त्म भी हो जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। और उसमें क्या हो रहा था, हमारे जो साइक्लोन्स थे उसमें मतलब सी से क्या हो रहा था, लैंड की तरफ चल रहे थे हमारे सारे। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे। विंड्स मूव आउटवर्ड का एक और चीज़ देख लो भाई, यहाँ पे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। यहाँ पे देखो विंड्स मूव आउटवर्ड जो लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं ये चीज़ कि आपने बताया कि विंड्स क्या हो रहा है, विंड्स आउटवर्ड मूव हो रहा है, ये आपने कहाँ पे बताया, क्योंकि मैंने तो ये बोला कि नीचे नीचे की तरफ आती हैं हवाएं। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये इसकी बात हो रही है कि ये बाहर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये हवाएं किधर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे विंड्स मूव आउटवर्ड मतलब इसकी बात हो रही है। क्लियर कर देती हूँ मैं, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। Their vertical development is shallow, but horizontal expansion is very high. Sometimes their diameter is 9,000 किलोमीटर। देखो वर्टिकल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है तो वो बहुत शैलो होता है। ठीक है, एकदम छिछला टाइप होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, अब वर्टिकल मतलब ये जो वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। सीधी भाषा में समझे तो जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जो एरिया ये कवर करता है वो बहुत दूर का कवर करता है। कभी कभी तो इसकी डायमीटर जो है वो 9,000 किलोमीटर तक भी होती है। ठीक है, किसकी, एंटी साइक्लोन्स की। ओके, इन दिस द लाइन्स ऑफ आइसोबार आर यूजुअली एट सम डिस्टेंस। वो हमने पहले भी देखा कि इनके जो आइसोबार्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस के बाद होते हैं। ठीक है, हेंस द विंड्स ब्लो अराउंड द 25 to 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगर विंड की स्पीड याद रखनी है हमें, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि जो एंटी साइक्लोन्स हैं उनमें जो विंड किस स्पीड से बहती है, तो 25 to 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है 6, वो क्या कहता है, तो द विंड ब्लोज टूवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक है, विंड्स किधर की तरफ ब्लो हो रहे हैं हमारे, तो बाहर की तरफ। याद है सबको, ये वाला बाहर की तरफ। ठीक है, द वेदर रिमेन्स कूल, क्लियर एंड काम इन एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स में वेदर कैसा होता है, तो कूल होता है, क्लियर होता है एंड काम होता है। ये चीज़ बेसिकली हमने पहले भी देखी। अगर नॉर्मली हम एंटी साइक्लोन को डिफाइन कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें लिख सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं तो भी ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एंटी साइक्लोन को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
नाइदर एयर मासेस मीट नॉर एयर फ्रंट्स डेवलप इन इट, ठीक है, ना ही इनमें एयर मासेस मीट करते हैं, ना ही मिलते हैं, और ना ही इनमें फ्रंट्स डेवलप होते हैं। जबकि जो हमारे साइक्लोन्स थे उनमें फ्रंट्स डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पे है ना कि ऑपोजिट है एक दूसरे के, इसमें फ्रंट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं और उसमें हमारे साइक्लोन्स में क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। इन 1909 हेंजलिक ऑफ जर्मनी डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ एंटीसाइक्लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसने? हेंजलिक ने 1909 में। ओके, तो पहला देख सकते हो आप कि एंटी साइक्लोन्स ऑफ कोल्ड रीजन्स, जो ठंडे प्रदेश हैं हमारे, उनकी बात हो रही है। तो ठंडे प्रदेश में बेसिकली जो पोलर रीजन्स है वो आ गए, और उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हो जाएंगे। तो डेवलप ऑन आइलैंड्स एंड लैंड मासेस ऑफ आर्कटिक एंड पोलर रीजन्स, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो लिखना है वो क्या है, आर्कटिक एंड पोलर रीजन्स में ये डेवलप होते हैं, आइलैंड्स पे और लैंड मासेस पे। From here, with the help of polar winds and later with the influence of westerly winds, they move on land in the eastern regions. अब अपने साथ क्या होता है, जब यहाँ पे पोलर विंड्स चलती हैं और फिर बाद में जब बन रहे ना, तो पोलर विंड्स चलेंगी, तो पोलर विंड्स के साथ और फिर बाद में जो वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी, ठीक है, पश्चिम में जो चलने वाली हवाएं हैं उनके साथ साथ, ठीक है, पछुआ हवाएं जो पश्चिम से चलती हैं, तो उन विंड्स के साथ साथ ये किधर चलेंगे, मूव ऑन लैंड इन द ईस्टर्न रीजन्स। ईस्टर्न रीजन्स के जो लैंड है उधर की तरफ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। लो इन हाइट, हाइट इनकी क्या होती है, लो होती है। और बेसिकली एंटी साइक्लोन में हाइट की यहाँ पे बात हुई थी कि जो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है वो शैलो होता है, तो उतना नहीं होता है, आप सीधा सीधा समझ सकते हो। अब हमारे पास है एंटी साइक्लोन्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स की बात कर लो तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स में एंटी साइक्लोन अकर करेंगे उनकी बात हो रही है। तो दिस एंटी साइक्लोन्स डेवलप इन बेल्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर। ओके, तो जहाँ पे सिर्फ साइक्लोन अकर कर रहे होंगे वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। लेकिन हमारे एंटी साइक्लोन्स कहाँ पे डेवलप होंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में भी जहाँ पे हाई एयर प्रेशर होगा। ओके, विंड्स कंटिन्यूसली स्प्रेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द काम जोन, ठीक है, जो विंड्स होते हैं वो किधर की तरफ निकलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, काम जोन से बाहर की तरफ निकलेंगे। मैकेनिकल और काइनेटिक एंटी साइक्लोन्स भी इन्हें कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना है, आप इसको लिख सकते हो कि हाँ इन्हें क्या कहा जाता है, मैकेनिकल और काइनेटिक एंटी साइक्लोन्स भी कहा जाता है। इट कैन रिमेन स्टेबल फॉर 1 or 2 weeks एट द इंटीरियर प्लेसेस बिकॉज इट्स मूवमेंट इज स्लो। 1 से 2 वीक तक भी ये सेम प्लेसेस पे रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी स्लो होती है। किसकी बात हो रही है, ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो रही है, वहाँ पे अकर करने वाले एंटी साइक्लोन्स की बात हो रही है। These anticyclones move more in eastern parts of United States and in the western part of Mediterranean Sea and the adjoining continents. अब कहाँ कहाँ पे ये अकर होते हैं ये आपको याद रख लेना है। तो कहाँ कहाँ पे, नॉर्मली याद रखो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे भी है उसके ईस्टर्न पार्ट में, ये है ईस्टर्न पार्ट, उसके ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। उसके अलावा मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न पार्ट में, और बाकी के जो लगे हुए सटे हुए कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ये अकर करता है। कौन? एंटीसाइक्लोन। कौन सा? ट्रॉपिकल रीजन्स में अकर करने वाला, ठीक है। ड्यू टू दिस साइक्लोन्स वेदर बिकम्स कूल, क्लीन एंड प्लेजेंट। अब इन साइक्लोन्स की वजह से हमें वेदर का पता है कि वो ठंडा होता है, शांत होता है और काफ़ी क्या होता है, साफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ याद रख लेना कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो रही है तो वहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, ट्रॉपिकल रीजन में ही लोकेटेड होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव एंटीसाइक्लोन्स। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जो रुकावटें पैदा करती हैं, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ सच एन एंटीसाइक्लोन अकर्स ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ लोकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर प्रेशर एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन्स इन द इंटरमीडिएट लेयर्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। देखो सीधा सीधा समझो तो इनका ऑब्स्ट्रक्टिव एंटीसाइक्लोन का जो डेवलपमेंट होता है वो ट्रोपोस्फेयर के इंटरमीडिएट लेयर में होता है, ठीक है। जो मध्य भाग होता है ट्रोपोस्फेयर का, वहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब किस वजह से होता है, तो ड्यू टू क्रिएशन ऑफ लोकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर प्रेशर एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो बाधाएं, जो रुकावटें आती हैं किस में, जो एयर प्रेशर और हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे, इंटरमीडिएट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एयर प्रेशर का और हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं एयर प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर हीट के डिस्ट्रीब्यूशन में, तब ये क्या होता है, ये डेवलप होता है। अब उसके अलावा रीजन्स की बात करें तो कौन से रीजन्स में, मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन, ठीक है। इतना हो गया।
लैटिट्यूडनल जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं ना, तो जो मिडिल लैटिट्यूड्स आएंगे उनकी बात हो रही है। अब देखो समझ में आ गया कि इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है। एक बार फिर से देख लो कि ट्रोपोस्फेयर का जो मध्य भाग होगा वहाँ पे, और रीजन की बात करें तो कौन सी जगह के ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, तो जो मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन्स हैं हमारे उनकी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि पोलर रीजन हमारा मिडिल लैटिट्यूड में कहाँ आया, नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेट है उसका कुछ भाग आ जाएगा, मान लेंगे ऐसा। तो पोलर रीजन का बेसिकली हम उसको निकाल देंगे तो वो इसमें नहीं शामिल हो सकता है। तो जो मिडिल लैटिट्यूड है हमारे, वहाँ के ट्रोपोस्फेयर के मध्य भाग में ये उत्पन्न होते हैं, ये अकर करते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एयर प्रेशर है, जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बाधाएं आती हैं, ठीक है। मतलब वो अच्छे से ब्लो नहीं कर पाते हैं, इसलिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो द एक्सपेंशन ऑफ जेट स्ट्रीम हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर हाइट। इनकी हाइट पे किसका इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा? तो जेट स्ट्रीम का, ठीक है। बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इट डेवलप्स मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। कहाँ कहाँ पे ये डेवलप होता है? तो जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ और वेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये हो गया हमारा और ये वेस्ट, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन अगर ये है तो इसके नॉर्थ वेस्ट भाग में ये होते हैं। और उसके अलावा इन सब ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है उसके ऊपर ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं। और यहाँ पे अगर अटलांटिक ओशन है तो इसके सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि अटलांटिक ओशन यहाँ भी ये पूरा है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है बिटवीन 30 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्जिट्यूड फ्रॉम ग्रीनविच। अब ग्रीनविच मीन टाइम जो है हमारा यहाँ से 30 डिग्री वेस्ट, सॉरी तो 30 डिग्री वेस्ट इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो 30 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड फ्रॉम ग्रीनविच एंड नियर द नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कोस्ट। और जो यूरोपियन कोस्ट है या फिर यूरोप का जो कोस्टल एरियाज़ है उनकी बात हो रही है कि उनके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि पैसिफिक ओशन का नॉर्थ वेस्ट रीजन, उसके अलावा अटलांटिक ओशन का सब ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री बिटवीन 30 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड फ्रॉम ग्रीनविच, ठीक है। उसके अलावा क्या है? इफेक्ट ऑफ एंटी साइक्लोनिक वेदर एंड मॉइस्चर। इनका इफेक्ट क्या होता है हमारे वेदर पे, किस तरह का मॉइस्चर होता है? तो लाइट वार्म और कोल्ड विंड्स ब्लो स्लोली। यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं, हल्की एकदम वार्म होती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बहती हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है या फिर यूरोपियंस गेट ब्राइट सनशाइन। जब एंटी साइक्लोन अगर करते हैं तो यहाँ पे ब्राइट सनशाइन होता है, जिसकी काफ़ी मतलब तीव्रता से इंतज़ार करते हैं यूरोप के पीपल। एंड समटाइम्स कोल्ड वेव कैन ऑल्सो अगर ड्यू टू द ड्रॉप इन टेम्परेचर। और कभी कभी तो क्या होता है ना कि ठंडी ठंडी एकदम हवाएं चलने लगती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर में क्या होता है? गिरावट आ जाती है। द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हिंडर्स द रेन। उसके अलावा रेन भी क्या होता है? नहीं हो पाता है। रेन को भी ये क्या करते हैं? ये रोक देते हैं, ठीक है, उनमें भी ये ऑब्स्ट्रक्शन ला देते हैं। तो एंटी साइक्लोन की वजह से रेन भी नहीं हो पाती। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फिगर में बनाया था, यहाँ पे कोई रेन का वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं और बारिश भी होती है। कहाँ पे? जब साइक्लोन होता है। समझ में आ गया? और अभी फिलहाल साइक्लोन आया हुआ था तो आपको पता हो कितनी बारिश हुई है, लेकिन एंटी साइक्लोन अगर करते हैं तो बारिश नहीं होती। लेकिन हवाएं क्या होती हैं? ठंडी ठंडी चलती हैं, मतलब मौसम ठीक ठाक होता है। ये चीज़ समझ में आ गया सबको? आई होप आ गया होगा। एंड आ गया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ एक चैप्टर बाकी है क्लाइमेटोलॉजी का, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी बहुत जल्दी। और हर रोज़ ऐसे कर करके टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको कंप्लीट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच। आप इंस्टाग्राम का लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जा करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है।